हेलो एवरीवन, प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज जो फ्री क्रैश कोर्स है उसमें पॉलिटी का ये फोर्थ लेक्चर है एंड आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फॉर यू गाइस, देखिए ये फ्री क्रैश कोर्स है कम्प्लीटली, और अगर आप इसको अभी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ देखिए पढ़ते वक्त ऑब्वियसली इट इज वेरी नेचुरल कि आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो आपको कहीं डाउट्स आएंगे। ओके, सो एट दैट टाइम जो भी डाउट्स आए आप उनको अपने कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब लेक्चर खत्म हो जाए तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है डाउट्स के लिए, उसमें अपना डाउट लिखिए। ओके, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट डाउट ऑन संडेज। ओके, और साथ ही साथ प्लीज ऑल्सो रेट दिस लेक्चर एंड अगेन ऑल्सो आप भी अपना फीडबैक और सजेशन दीजिए। प्लीज गिव योर फीडबैक एंड सजेशन सो दैट वी कैन मेक दिस लेक्चर्स इवन बेटर एंड मोर एनरिचिंग फॉर यू। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट में जो हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए इन लेक्चर्स में हम आपको जो मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट्स हैं जिसपे प्रिलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ा रहे हैं, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये लेक्चर्स देखने के बाद सेल्फ स्टडी करिए। इसके लिए जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए और उसको प्लीज रिवाइज करिए। प्लीज रिवाइज देम। ओके, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये लेक्चर्स के साथ अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। ओके, और आपकी चांसेस सिलेक्शन की काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन लेट मी हाईलाइट कि इसमें हम जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगेन जो भी सारे फीचर्स यहां पर मेंशन्ड है वी विल रीड अबाउट देम इन ब्रीफ, बिकॉज आगे जाके चैप्टर्स आएंगे जिसमें उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पे हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो यहां हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हम ओवरऑल बेसिकली मोटा मोटा अंडरस्टैंड करने की, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फीचर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, फर्स्ट सेलिएंट एस्पेक्ट, या डीडी बसु में इसको कहा गया है आउटस्टैंडिंग फीचर्स, राइट? डीडी बसु में इसको कहा है आउटस्टैंडिंग फीचर। तो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज लेंथीएस्ट। It is one of the lengthiest constitution in the world. Okay, our constitution is one of the lengthiest constitution in the world. Okay, और कितना लेंथी है? It has 470 articles. It has 12 schedules and 104 amendments as of latest जो update है. Okay, and again इतना लेंथी क्यों है? Why so lengthy? Why is our constitution so lengthy? So first of all, historical influence. आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना 2 डिकेड्स की हिस्ट्री है और उसमें कितना सारा इवॉल्व होकर अल्टीमेटली एक मेजर एक्ट आया था, जीओआई एक्ट 1935, और ये बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था। ओके, ये बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिग्निफिकेंटली इससे कई प्रोविजंस लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई। दूसरा रीजन ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज वेरी डिटेल्ड। सिर्फ ये खाली बेसिकली बेयर प्रोविजंस नहीं बनाता, बट डिटेल में हर जो स्टेट का ऑर्गन है, चाहे जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो या एग्जीक्यूटिव हो, उसके लिए हर डिटेल में प्रोविजन बनाता है, उसके हर फीचर्स मेंशन करता है। तो कोई भी चीज को अगर आप डिटेल में करोगे तो ऑब्वियसली वो लेंथी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इट इज थर्ड एस्पेक्ट क्या है? इट इज व्हाई इट इज लेंथी? इट इज बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के लिए बस एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। ओके, सो बेसिकली देखिए अगर सेंटर और स्टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। और इनफैक्ट इसको हर स्टेट है ना, इंडिया इज ऑल्सो जोग्राफिकली डाइवर्स है, मतलब हर जगह के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए। ओके, देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस नीडेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्लेसेस, राइट? जैसे देखिए अगर आप देखेंगे इसके शेड्यूल्स जो है, ये आपके लिए एक होमवर्क आई वुड गिव यू गाइस, दैट लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर 3 है उसकी टेबल आप देखिए 3.1, 3.2 और 3.3 टेबल प्लीज आपको देखनी होगी। ओके, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स दे रखे हैं, सो वो आपको देखना होगा। सो यस, आई वाज टेलिंग यू कि जोग्राफिकली डाइवर्स है इंडिया, जोग्राफिकली डाइवर्स, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग जोग्राफिकली डाइवर्स हर जगह के लिए फॉर एवरी जोग्राफी वी नीड डिफरेंट प्रोविजंस। ओके,
फॉर इंस्टेंस वी हैव शेड्यूल्ड अंडर शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, फॉर शेड्यूल्ड एरियाज वी हैव अ डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दैट्स वाई अगर हर डिफरेंट जोग्राफिकली डाइवर्स एरिया के लिए इफ यू वुड हैव डिफरेंट सेटअप, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि बन जाता है. एंड लास्टली वन मोर रीजन इज गिवन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल who were in the constituent assembly were legal luminaries. Okay, so basically they made this constitution in a way, लीगल ल्यूमिनरीज मतलब बहुत सारे वो लॉयर्स थे ज्यादातर लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे. सो दे मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे कि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई डाउट ना रहे, कोई संशय ना रहे कि किसी प्रोविजन में. तो इसलिए हर प्रोविजन को उन्होंने डिटेल से लिखा. तो इन सब कारणों के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया लेंथीएस्ट. ओके, विद 470 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स. ओके, बट अगेन अगर आप देखोगे तो लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 395. वो तो 470 क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स है. ओके, बहुत सारे सब पार्ट्स है. ऑलराइट, एंड 12 शेड्यूल है. ओके, 12 शेड्यूल्स एंड 104 अमेंडमेंट्स. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस मतलब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो ऑलरेडी बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन थे. तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते थे कि हम बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. तो दे पिक्ड आउट द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. जैसे आप सोचते हो कि मेरे को नोट्स बनाने हैं, अगर आपको किसी चीज के नोट्स बनाने हैं तो आप क्या सोचोगे कि मैं बेस्ट हर टॉपिक पे बेस्ट जगह से उसके सोर्स निकाल के नोट्स बनाऊं. ओके, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सो इट ड्रू प्रोविजन मतलब दूसरे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से वेरियस प्रोविजंस लिए. और क्या था वो, देखिए ब्रॉडली अगर ओवरऑल देखा जाए, जो स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब कि पार्लियामेंट कैसा होगा, पार्लियामेंट में कौन मिनिस्टर्स के लिए क्या प्रोविजंस होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस होगा, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रक्चर मतलब एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चरल पार्ट था इट वाज टेकन अप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट की इंडियन स्टेट और जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जुडिशरी, इंडियन लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था. सो अगेन ये मैं क्यों बता रहा हूं ब्रॉडली, अगर आपसे पूछे कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड एस्पेक्ट तो आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया. जैसे इधर आप देख सकते हो कि फेडरल स्कीम कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट क्या है, फेडरल है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ है. सिमिलरली ऑफिस ऑफ गवर्नर कि स्टेट लेवल पे हमने एक गवर्नर का ऑफिस बनाया, तो ये कहां से लिया गया, ये स्ट्रक्चरल पार्ट कहां से लिया गया, जियो एक्ट 1935. साथ ही साथ इसके साथ इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए, इसी एक्ट से. ओके, नेक्स्ट फिलोसफिकल पार्ट मतलब कि जो बेसिकली फिलोसफिकल आइडियाज क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपने अभी प्रियम्बल के में पढ़े कि फिलोसफी की इक्वालिटी, जस्टिस, तो ये कहां से आया, तो ये आया अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. अमेरिकन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फंडामेंटल राइट्स आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप देख सकते हो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी फिलोसफी हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स द फिलोसफी ऑफ वेलफेयर स्टेट. ओके, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब लिया गया. ओके, एंड पॉलिटिकल पार्ट कि इंडिया में किस टाइप की पॉलिटी होगी, पॉलिटिकल सेटअप क्या होगा, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां से ली गई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, ये ब्रिटिश उससे लिया गया. अगेन देखिए आई एम हाईलाइटिंग हियर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए गए, बिकॉज देखिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप हर सोर्स से हर प्रोविजन को याद कर सके. तो दैट्स वाई आपको मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहां पर लिखे हुए हैं इनको याद रखना है. ओके, सो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम ली गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया और इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ओके, अगेन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है हम आगे देखेंगे. ओके, सिंगल सिटीजनशिप मतलब सबके लिए, पूरे जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया हर किसी को, एवरीवन इज इंडियन सिटीजन. ओके, किसी स्टेट का सिटीजन नहीं होता. ओके, सो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन कहां से लिया गया, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, अगेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
वो कहां से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इसी सिमिलरली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में था बिल ऑफ राइट्स, और यहां पर उसको बोल दिया गया फंडामेंटल राइट्स। ओके, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और जुडिशियल रिव्यू एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या हुआ था? इंपीच हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे करंट से वो लिंक लेके ऐसा स्टैटिक एस्पेक्ट पूछ सकते हैं। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूएसएसआर का, बिफोर इट ब्रोक अप इनटू रशिया एंड अदर कंट्रीज। तो वहां से क्या लिया गया? आइडियल ऑफ जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फंडामेंटल ड्यूटीज। एफडी मींस फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक लिए गए। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए डीपीएसपी, ऑलरेडी टोल्ड यू। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगेन ये स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। ओके, अगेन जो एक और एस्पेक्ट, अब जो एक और उसको बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग फीचर या सेलियंट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब किस सेंस में? हम किस सेंस में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना या कुछ रिमूव करना या कुछ चेंज करने को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहां तक बात है, देयर इज रिजिडिटी एंड देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, रिजिडिटी क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अगर हमें अमेंड करना है तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल और कंपल्सरी प्रोसीजर है। ओके, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड हो सकते हैं। ओके, कि पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लॉ पास कर दे। सो ये आप देख सकते हो वेरियस वेज। अगेन लेट मी अगेन डिजिटली मूव टू दी अदर साइड ताकि आप देख पाओ इसको। राइट, दिस इज डिजिटल मूवमेंट। ओके, फिजिकल क्लासरूम नहीं है तो डिजिटल क्लासरूम में हम डिजिटली मूव करें। ओके, सो व्हाट आर वेरियस वेज टू अमेंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन? आप देख सकते हो। देखिए, सबसे रिजिड तरीका कौन सा है? दैट यहां हमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। मतलब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एज वेल एज 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, बट उससे भी ज्यादा रिजिड क्या है? व्हाट इज इवन मोर रिजिड देन दैट? दैट दिस स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, बाय सिंपल मेजोरिटी। दैट मींस देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया जो आप आगे भी देखोगे। एग्जांपल है कि जब हम जब हम किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे होते हैं या स्टेट का नाम चेंज करेंगे या आर्टिकल 4 में कोई चेंज है, सो इन दैट केस सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, उन चीजों को सिंपल मेजोरिटी से। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अमेंड करने के लिए बड़ा ही स्पेशल प्रोसीजर है, बड़ा ही टफ प्रोसीजर है। ओके, इट इज अ वेरी रिजिड प्रोसीजर बिकॉज ऑफ विच दैट प्रोविजंस कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, एंड दैट्स व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है रिजिड। राइट, बिकॉज ऑफ दीज स्पेशल प्रोसीजर्स, ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स रिजिड because of these special, and because flexibility because of this। okay, so आप देख सकते हो कि rigidity और flexibility कैसे है। rigidity क्यों? क्योंकि there are special provisions, special procedure है, बड़ा cumbersome procedure है to amend something। for instance, अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था और इट वाज वेरी रिजिड। ओके, उसको चेंज करना जीएसटी के लिए जो चेंज लाना था, इट वाज वेरी रिजिड। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही थी। दैट मींस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप मतलब जो लोकसभा के सारे मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स में से 50%। ओके, मतलब 545 हैं तो 545 का 50% प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। कि 545 में से जितने, एक तो 50% तो चाहिए ही, प्लस जो 545 में से जितने प्रेजेंट और वोटिंग है जो लोग उस वक्त लोकसभा में हैं उनका 2/3। ओके, और ये हर हाउस के लिए, ऐसे लोकसभा के लिए, ऐसे ही राज्यसभा के लिए। बट स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जीएसटी के लिए क्या चाहिए था कि हर स्टेट मतलब 50% ऑफ द स्टेट्स आल्सो रेटिफाई दैट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट। ओके, next is that our constitution is a federal system with unitary bias।
ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे आगे जाके, सो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट डिस्पाइट बीइंग फेडरल, ओके, अब फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल मींस कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होना, और कॉन्स्टिट्यूशन उन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली पावर्स दे कि ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसकी पावर्स ये हैं, जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर है उनकी पावर्स ये है। सो ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, दैट्स व्हाई फेडरल। बट फेडरल होने के साथ एक यूनिक फीचर, एक सेलिएंट फीचर, एक आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिटरी बायस है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई बार एक फेडरल होने की जगह यूनियन सेंट्रलाइज हो जाता है, राइट? सो कैसे? यहां पर आप देख सकते हो मिक्स ऑफ फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। फेडरल फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब तो 3 हो गई हैं, हालांकि जो थर्ड लेवल है वो जो रिमेनिंग 2 लेवल्स जितनी इंपावर्ड नहीं है, ओके। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर है दोनों लेवल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिवाइडेड है कि किस चीज पे दोनों लेवल्स लॉ बना सकती हैं, किस चीज पे दोनों लेवल्स की जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव किस चीज पे एक्ट कर सकता है, ओके। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मतलब दोनों देखिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट इज नॉट सुप्रीम टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सुप्रीम है, नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ओके। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि स्टेट्स का भी कुछ ऐसे प्रोविजन है जो फेडरल फीचर को अफेक्ट करते हैं, तो उनको अमेंड करने के लिए क्या हमें स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन चाहिए बाय 50% ऑफ स्टेट्स, ओके। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म, ओके, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ओके, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म आप समझते होंगे, वी हैव राज्यसभा एज वी हैव राज्यसभा एज अपर हाउस, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या है? राज्यसभा इज अपर हाउस, एंड इसमें किसको रिप्रेजेंटेशन मिली? इसमें स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिली है, रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स, ओके। अगला यूनिटरी फीचर क्या है? यूनिटरी फीचर्स क्या है? अब जो यूनिटरी बायस लाते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पास ज्यादा पावर से अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास पावर्स हैं दैट इट कुड कई बार कई सिचुएशंस में इट कुड ओवरराइड, वो ओवरराइड या ओवररूल कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट एग्जीक्यूटिव को। अगेन वो स्पेसिफिक क्या है ये हम आगे जाके जो आगे के चैप्टर है उसमें डिटेल में देखेंगे, अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना देखिए, ओके। नेक्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल स्टेट के लिए, ओके। अभी जम्मू एंड कश्मीर जिसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हटा दिया गया है, ओके। सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप है। इमरजेंसी प्रोविजंस, तो जब इमरजेंसी लगती है, इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो, उसमें क्या होता है? इन दैट इमरजेंसी क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके पास सारी पावर्स आ जाती है, ओके। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एक ही जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ये सारे कोर्ट्स है ना, ऑल दीज कोर्ट्स इंप्लीमेंट, जो इंप्लीमेंट मतलब नॉट इंप्लीमेंट बट एडजुडिकेट, सॉरी नॉट इंप्लीमेंट, रादर दे एडजुडिकेट बोथ लॉज ऑफ सेंटर एज वेल एज लॉज ऑफ स्टेट। मान लीजिए आप हाई कोर्ट में जाते हो, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, वो वायलेट करता है कुछ चीज, आपके कोई राइट या कोई लीगल या कोई लॉ के अंदर किसी ने कोई क्राइम किया, तो आप वो हाई कोर्ट में भी जाके इन्फोर्स करा सकते हो, राइट। और वो ऐसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ वायलेट हुआ तो वो भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इन्फोर्स हो सकता है, ओके, या इवन उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, ओके। अगेन आगे देखिए, हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, अभी बस इतना समझिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच दैट जो जुडिशरी है that is same judiciary implements laws of central government and laws by the parliament, and same judiciary adjudicates the laws by the
स्टेट, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉज है वो भी सेम जुडिशरी इंप्लीमेंट करती है। एंड लास्टली ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आप बनना चाहते हैं आईएएस या आईपीएस, ये देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज है, ओके। सो ये सर्विसेज क्यों यूनिटरी है? बेसिकली देखिए ये सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं, अगर आप आईएएस बनेंगे, आई एम सॉरी फॉर द डिस्क्रिप्शन, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस। हाँ, तो जहां तक मैं बताया था आपको कि यूनिटरी फीचर्स में, सो जो ऑल इंडिया सर्विस है, जो ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे आईएएस है, आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस बनने के बाद आप क्या बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट है, इट इज अ पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, बट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपकी कार्डर को, आपको कौन, आप किसके अंडर आते हो? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आते हो, ओके, डीओपीटी के अंडर आते हो आप, आपके सारे सर्विस मैटर्स जो है डीओपीटी से होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा, आप आईएएस बन गए, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, और मान लीजिए आप वहां के किसी मंत्री की बात नहीं मानते, ओके, किसी स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो मंत्री आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहता है, तो वो एक्शन लेने के लिए उस मंत्री को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके, कि वो एक्शन जब तक विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। सो दिस इज अ यूनिटरी फीचर, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट कि कैसे वी हैव अ फेडरेशन बट विथ अ यूनिटरी बायस। अगेन ये चीज जो है हम आगे भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, ओके, बट फॉर नाउ इतना समझिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ओके। सो बेसिकली अब देखिए क्या है अगेन जस्ट लेट मी शिफ्ट माई सेल्फ टू अदर साइड, ओके। सो बेसिकली क्या है, देखिए गवर्नमेंट दो टाइप की हो सकती है। गवर्नमेंट कैन बी प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, ओके। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसी है? यूएस। तो यूएस गवर्नमेंट में क्या है? देयर इज नो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ओके। वहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हैं। इन यूएस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओके। फॉर इंस्टेंस कि वहां ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी पार्टी रूल, ऐसा नहीं होता यूएस में कि जो सेनेट, जो कांग्रेस में है मेजोरिटी में, उसकी ही गवर्नमेंट बनेगी, ऐसा नहीं होता यूएस में। और पार्लियामेंट्री क्या हो गया? पार्लियामेंट्री में बेसिकली देयर इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब कैसे? देखिए, बिकॉज कैसे, जो आपका पार्लियामेंट है, ये आपका पार्लियामेंट है, इसी पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजोरिटी है, ये क्या फॉर्म करती है? गवर्नमेंट। ये फॉर्म करती है एग्जीक्यूटिव, और ये आपका लेजिस्लेचर। तो देखिए, अगर आपका एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो दोनों में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना तो नेचुरल है, ओके। एंड ऑल्सो एक और प्रोविजन, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कैसे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब देखिए, इंडिया में क्या है? इंडिया में प्रेसिडेंट भी है और एंड प्राइम मिनिस्टर भी है। और प्रेसिडेंट जहां तक है, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओके, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव, जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, वेयर इज रियल जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो है प्राइम मिनिस्टर, ओके। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। यूएस में क्या है? यूएस में प्रेसिडेंट, इन यूएस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स है, ओके। इन यूएस इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स है। नेक्स्ट, मेजोरिटी पार्टी रूल। ऑब्वियसली आई होप यू अंडरस्टूड कि जो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, वही गवर्नमेंट बनाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये आपका पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, ये आपका एग्जीक्यूटिव जो बना है। सो जब तक ये जो एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर्स हैं, दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, तब तक दे कुड कंटिन्यू ओनली टिल दैट टाइम दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है और दे लूज द कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा? दे विल बी थ्रोन आउट। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ होती है, पूरे एग्जीक्यूटिव की। दैट इज प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ होती है।
एंड ऑल्सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में तो इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पहले तो आप समझिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब होता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है, पार्लियामेंट हैज अल्टीमेट पावर। और ये कहाँ है, ये यूके में देखा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट हैज अल्टीमेट पावर, मतलब यूके में पार्लियामेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यूके में रिटर्न नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न, वैसा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। रादर यूके में जो पार्लियामेंट के लॉज हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं। ओके, सो यूके में पार्लियामेंट बड़ी इजीली, पार्लियामेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है, इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। ओके, दूसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो देखिए ये यूएस में होता है। यूएस में क्या है, यूएस में जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब यूएस में जो जुडिशियरी है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की पावर ये होती है कि अगर जो वहां का लेजिस्लेचर है यूएस का, अगर कोई ऐसे लॉज बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो इट कुड स्ट्राइक डाउन दोज लॉज। ओके, और उसका स्कोप बहुत वाइड है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऐसा काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, इट कुड स्ट्राइक दोज एक्ट्स डाउन। ओके, सो अगेन जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस में उसके पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर है। और जो आपका यूके है, यूके में पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है और यूएस में जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इंडिया कहाँ है, इंडिया इनके बीच में लाई करता है। राइट, इंडिया इनके बीच में लाई करता है। इंडिया में कहीं ना कहीं देखिए पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है और जुडिशरी के पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं है। देयर इज अ सिंथेसिस, देयर इज अ बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो पार्लियामेंट के पास पावर है दैट इट कुड अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयरएज सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि इट कुड डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है एंड इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायलेट्स समथिंग दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, जो आप आगे पढ़ेंगे, तो इन दैट केस उसको जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ओके, एंड अगेन ये सिंथेसिस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, बट वो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इट इज एज पर ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट एज पर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारे उसमें है, जो which is in the US. Okay, so again there is a balance. Okay, basically there is a balance between the powers of judiciary and parliament in India. Okay, किसी के पास extreme power नहीं है। Next important aspect है that we have integrated and independent judiciary. Okay, हमारी judiciary integrated और independent है। तो integrated का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है it has control over high court और हाई कोर्ट हैज कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, सो इट इज इन अ वे इंटीग्रेटेड, एक ही जुडिशरी है। ओके, जबकि यूएस में क्या होता है, यूएस में एक फेडरल कोर्ट है और फेडरल कोर्ट एक साइड है जो यूएस के फेडरल लॉज को इंप्लीमेंट करता है, फेडरल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज है, और दूसरी साइड स्टेट्स के कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट के कोर्ट है। ओके, जो स्टेट्स के लॉज इंप्लीमेंट करते हैं। तो देयर इज फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट, सो इट इज नॉट इंटीग्रेटेड। ओके, यानी ये फेडरल कोर्ट का कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, सो इट इज नॉट इंटीग्रेटेड। बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट का कंट्रोल है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। इस तरीके से पूरी जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है। ओके, सो इंटीग्रेटेड मींस हायरार्की ऑफ कोर्ट्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉप। ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ सकते हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे आती है, देयर आर वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। पहली बात तो किससे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर, मतलब इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। क्योंकि आपने पीछे देखा जुडिशरी का एक रोल क्या है कि वो जुडिशियल रिव्यू करके इनके एक्ट्स को एनालाइज करके इनको स्ट्राइक डाउन करेगा अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। ओके, सो इसीलिए वो रोल उसको परफॉर्म करना है अगर अच्छे से, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा।
और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फ्रॉम बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो उसके लिए प्रोविजन क्या है आप देख सकते हो इधर, दैट यू नो देयर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस। ओके, देयर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस को कि जजेस एकदम रैंडमली रिमूव नहीं किए जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि दे हैव टू बी रिमूव्ड in the way on the grounds mentioned in the constitution and in the way mentioned in the constitution। जिस तरीके से जिस ग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं और जो तरीका दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी बेसिस पे आप जजेस को रिमूव कर सकते हो और ऐसे रैंडमली नहीं रिमूव कर सकते। ओके, जो जुडिशियरी है उसके एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है। अगेन इसका मतलब ये है कि उसके एक्सपेंसेस पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती। ओके, ऑल्सो पार्लियामेंट में जो जजेस का कंडक्ट है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, अनटिल अनलेस एक एक्सेप्शन है जब किसी जज को रिमूव करने का मोशन चले। अगेन आप ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके हम, राइट, जब जुडिशरी पढ़ेंगे। बट इधर आप बेसिक समझिए कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। और इंटीग्रेटेड मीन्स दैट इट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज and Supreme Court is highest court of appeal and there is hierarchy of courts। So integrated means तीन चीजें, there is hierarchy of courts with Supreme Court on top and this ये जो पूरा सिस्टम है ये जुडिशरी का, it enforce both central और state laws and जो सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है इसलिए it is highest court of appeal। okay, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अगेन इसको आगे हम चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लाने का इंटेंट ये था दैट इट इंटेंडेड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इट वाज फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इट इज अंडर आर्टिकल 14 to 32। ओके, और ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगेन ये सारे राइट्स को जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हर एक राइट को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, बट ब्रॉडली अभी यही समझिए आप कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेन एक चीज और मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं आपके लिए, फंडामेंटल राइट्स के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर जो बाद में ऐड किया गया, इट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। एंड ये क्यों ऐड किया गया कि बेसिकली देखिए जो सिटीजन है, बट देखिए ऐसा नहीं है कि ये दे आर नॉट लाइक लीगली इन्फोर्सेबल। ये बस एक ड्यूटीज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको ये ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। सो बेसिकली इंटेंट यही था कि देखिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, राइट, तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी है। वो ऑब्लिगेशंस क्या है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगेन आगे जाके हम फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर में इन ड्यूटीज को क्लियरली देखेंगे और कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप समझ सकते हैं इट इज अ डायरेक्टिव टू विच, टू whom, डायरेक्टिव टू इंडियन स्टेट, it is directive to Indian state, directive to the government, directive to the parliament and legislature। so ये डायरेक्टिव किसको दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है ये डायरेक्टिव? दिस डायरेक्टिव इज बीइंग गिवन टू एग्जीक्यूटिव, दिस डायरेक्टिव इज बीइंग गिवन टू लेजिस्लेचर, कि आपको इन डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ओके, अगेन क्या डायरेक्टिव्स थे वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इनका इंटेंट क्या है? इट इंटेंट्स टू, ये डायरेक्टिव्स का पर्पस क्या है? टू प्रमोट द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है देयर शुड बी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, देयर शुड, इट मींस देयर शुड नॉट बी एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी क्लास डिवीजन, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और ये सब अब जब आगे आप देखोगे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये सब क्लियरली हाईलाइट होंगे वहां, राइट। नेक्स्ट इट सीक्स टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, एक बार क्वेश्चन आ रखा है
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ओके, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। ओके, सो प्लीज ध्यान रखिए दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू प्रमोट आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। They aim to establish a welfare state. They are non-justiciable, but despite being non-justiciable, मतलब अगर देखे कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर कोई लाइक गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करिए, तो आप कोर्ट्स में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट को आप डायरेक्शन दे कि ये स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट इज दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, इसको ध्यान रखिए, ये लाइन है ना, ये लाइन पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट these directive principles of state policy are fundamental in the governance of country. In fact एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में लेके that which of the following statements are correct with respect to DPSP, that is directive principles of state policy. उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी था that they are fundamental to governance of the country, और साथ साथ ये भी स्टेटमेंट दे दिया था। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए कोई चीज नॉन जस्टिसेबल है तो फंडामेंटल कैसे हो गई। ओके, बट अगेन इट इज नॉन जस्टिसेबल। हम देखेंगे कि क्यों ऐसा सिस्टम रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि इनको नॉन जस्ट, इतने अगर फंडामेंटल हैं ये गवर्नेंस में तो इनको जस्टिसेबल बनाना चाहिए था। बट क्यों एक कुछ लॉजिक था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एट दैट टाइम, वो हम आगे जाके जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब देखेंगे वो लॉजिक क्या था। ओके, लास्टली there is a moral obligation on the state authorities for the application of DPSP. So DPSP को अप्लाई करने के लिए there is moral obligation, मतलब देखिए जस्टिसेबल तो नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इग्नोर कर सकते हैं। इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट अथॉरिटीज कि वो इनको अप्लाई करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अवर स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट। ओके, एंड अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम इंडिया में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो अवर सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तो ये होता है, अगर वेस्टर्न एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देखिए ये स्टेट है और ये रिलीजन है। ओके, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं, रिलीजन का कोई रोल नहीं स्टेट में और स्टेट का कोई रोल नहीं रिलीजन में। ओके, सो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ऑल्दो हमारा स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव, मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर रिलीजन को इंडियन स्टेट इक्वल स्टेटस देता है और इक्वल रिस्पेक्ट देता है। ओके, एंड ऑल्सो इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी है कि इंडियन स्टेट इज नॉट रिलीजियस, मतलब इंडिया का जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया लो आप, सो इट इज अ थियोलॉजिकल स्टेट। थियोलॉजिकल मतलब इट इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि वहां का रिलीजन क्या है इस स्टेट का एक रिलीजन है इस्लाम। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ थियोलॉजिकल स्टेट। इट इज क्यों, और देखिए इस्लाम इसका रिलीजन, दैट्स व्हाई जो रिलीजन है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप वहां पर स्टेट पे देख सकते हो, वहां की पॉलिसीज में देख सकते हो। बट इंडिया में किसी रिलीजन का इन्फ्लुएंस आप इंडिया की पॉलिसीज वगैरह में नहीं देख सकते। ओके, और सऊदी अरेबिया इस्लाम को प्रमोट भी करता है और इस्लाम का इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट और स्टेट पे भी होता है। ओके, सो बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में किसी भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस इंडियन स्टेट पे नहीं है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन एंड इंडियन स्टेट इज नॉट रिलीजियस। बट रिलीजियस ना होने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नॉट एंटी रिलीजियस। मतलब देखिए जैसे फ्रांस है, फ्रांस में क्या है, फ्रांस में क्या किया, बुर्का पे बैन लगा दिया। ओके, या फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में आप अपना रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, तो फ्रांस का रिलीजन क्या है, फ्रांस का सेक्युलरिज्म क्या है, इट्स एंटी रिलीजियस, इट्स वेस्टर्न नोशन जो है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इन इंडिया जो स्टेट है इट gives equal respect to all religions and also aims to protect those religions. Okay, that means equal protection and respect for all religions मिलता है इंडिया में। Okay, इंडिया का जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को सप्रेस नहीं करता। क्यों? it gives freedom of religion. Because of this Indian state is not anti religion. Okay, Indian state is not anti religion। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। Okay, also state gives equal protection and respect for all religions, right? सब रिलीजन को स्टेट इक्वली रिस्पेक्ट करता है। कैसे? आप देखिए, आपको गुड फ्राइडे की भी छुट्टी मिलेगी, आपको होली की छुट्टी मिलेगी, आपको
क्रिसमस की छुट्टी मिलेगी, ओके। सो यू कुड सी दैट देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ओके। एंड अगेन ये सेक्युलर स्टेट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दे रखा है, फंडामेंटल राइट, ये कहा है आर्टिकल, इट इज अंडर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं ये आपके, ये आप यहां देख सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम 25 to 28 एज वेल एज 29 to 30। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किसको, रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी मिले हैं, ओके। सो ये जो प्रोविजंस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा जो स्टेट है इट इज सेक्युलर, दैट इज इंडियन स्टेट इज सेक्युलर, ओके, एंड इट इज सेक्युलर इन पॉजिटिव सेंस, ओके। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो सेलियंट फीचर है हमारे स्टेट का, इट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इट मींस अगर जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में लोकसभा के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसमें एवरी पर्सन अबाउ 18 हैज राइट टू वोट, ओके। और किसी को भी हम वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन दिस राइट, ओके। ऐसा नहीं होगा कि किसी के रिलीजन के बेस पे उससे राइट टू वोट ले लिया गया या किसी के जेंडर के बेस पे उससे राइट टू वोट ले लिया गया। सो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 इयर्स हैव राइट टू वोट। और पहले ये 18 नहीं था, पहले ये 21 इयर्स था, बट फ्रॉम 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको 18 इयर्स कर दिया गया है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड दिस शोज कि इंडियन स्टेट कितना प्रोग्रेसिव है कि हर सिटीजन को राइट टू वोट दिया गया है, ओके। सिंगल सिटीजनशिप, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सिंगल सिटीजनशिप का मतलब, राइट, कि एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। आप चाहे पंजाब के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे असम के हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हो, अब सब कहीं के भी हो, देयर इज यू ओनली गेट इंडियन सिटीजनशिप, ओके। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप हेल्प्स इन प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। Single citizenship helps in promoting unity, integrity and fraternity in the country, okay. Next important feature है that there are many independent bodies. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाता है कई इंडिपेंडेंट बॉडीज के लिए। Our constitution makes provision for various independent bodies like election commission हो गया, okay, election commission, it is an independent body which is watchdog of democracy. It is also called watchdog of democracy. क्यों? क्योंकि अगर इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, अगर ये बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो इट कुड नॉट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा पाएगा, इफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देन आवर डेमोक्रेसी विल बी इन थ्रेट, तब हमारी डेमोक्रेसी को थ्रेट होगा, ओके। सिमिलरली ऐसी बॉडीज है CAG, UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके। दिस इज अगेन अ वेरी सेलिएंट फीचर कि जब इमरजेंसी प्रोविजंस रखते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर्स आ जाती है। और ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? सो इट वाज बेसिकली टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ओके। सो इंडियन स्टेट और उसके सिटीजन्स की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस हैं कि जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो अंडर दीज प्रोविजंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर्स दे दी जाती है ताकि इट कुड प्रोटेक्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ओके। और किस टाइप की, अगेन इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, किस टाइप की इमरजेंसीज है हमारे पास। वी हैव नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ओके। एंड लास्टली एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है, वी हैव 3 tier गवर्नमेंट आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ पहले तो क्या था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 2 tiers ही बताई गई थी गवर्नमेंट की, दैट इज सेंटर एंड स्टेट। बट अब 3rd tier क्या हो गया, पहले पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर था, अब 3rd tier हो गया आपके पास पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर। बट एक प्रॉब्लम है इधर कि अभी ये जो टीयर्स है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज,
they are not empowered in same way as state government या state legislature as state and center. So state और central legislature या that is parliament, या central government that is government of India, या state government या state legislature जैसे empowered है वैसे पंचायत और municipalities empowered नहीं है. Okay, so this is another important and the last important feature जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, salient या आउटस्टैंडिंग फीचर. ओके, अगेन ये जो सारे फीचर्स है हमने यहाँ पर ब्रीफ में देखे. ओके, अगेन आगे जाके हम हर एक फीचर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, एंड ऑल्सो सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट है या एनीथिंग यू वुड लाइक टू गिव अ सजेशन रिगार्डिंग आवर लेक्चर, सो प्लीज उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स हैं आप उनको प्लीज फुलफिल करिए. आपके डाउट्स हम संडे को डील करेंगे. और ऑल्सो अगर कोई सजेशन आप देंगे जिससे हम इन लेक्चर्स को बेटर बना सकते हैं, सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम. ओके, एंड अगेन इस लेक्चर के नोट्स लेने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे टेलीग्राम चैनल में. एंड ऑल्सो फॉर पॉलिटी आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी करिए, लक्ष्मीकांत भी पढ़िए. ओके, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, यहां से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, फिर आप नोट्स को रिवाइज करिए, लक्ष्मीकांत भी पढ़िए. ओके ओके, so this is it for this lecture. See you again next time with a lecture on the another topic of Indian politics.